चलिए, तो हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ने जाना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, मतलब क्या है? द राइट आंसर इज ए एंड डी। सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो जिसमें क्लोरीन बाहर होगा वही तो बनाएगा, तो ये बना दिया। बाकी सब में देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, बाहर होगा क्लोरीन तभी तो रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर बात आती है स्टीरियो आइसोमेरिज। हेड डालिए, स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज वीडियो कितना तरीके के हैं? तो कहेंगे सर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। कितने तरीके के हैं? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज का मतलब है स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब थ्री डायमेंशन में। थ्री डायमेंशन में जो लिगेंड है वो कैसे अरेंज है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो लिखो डिपेंडिंग ऑन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। ये तो बहुत बचपन में पढ़ा था ना, सिस और ट्रांस। क्या हुआ था? मॉलिक्यूलर प्लेन से ऊपर और मॉलिक्यूलर प्लेन के नीचे बात होती थी, तो उसी की बात कर रहे हैं, सिस और ट्रांस। ये है आपका मॉलिक्यूलर प्लेन, ये है आपका मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर लगी हुई दोनों चीज डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर लगी हुई दोनों चीज सेम है, तो नीचे सेम है तो क्या सिस, और डिफरेंट है तो ट्रांस। समझ में आ गया? ये पहले से ही जानते थे, क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं। चलो, ये बहुत अच्छा है। अब देखो, एक है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ज्योमेट्री क्या हो सकती है? या तो स्क्वायर प्लेनर होगी या तो टेट्राहेड्रल होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब मेरी बात को समझिए, अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल है। नोट कर लीजिए। नहीं बना पाओगे क्या? इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे ही बना लगिए। आगे बढ़ जाओ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज हमें कौन कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ना है? 4 और 6। डन। चलो, अब ये देखो, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तुम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होने जा रहा था, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई तरीके से बना दिया। देखो, लिखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ लिखो क्या लिखा है, जो मैं लिखा हूँ वो लिखो। सबसे पहले लिखा Ma4। क्या लिखा है? Ma4 का मतलब है कि जो लिगेंड है चारों सेम है। ए का मतलब है मोनोडेंटेट लिगेंड, A B C सिंगल यूनिट से, मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड है और चारों सेम है।
तो ये लगी हुई चीज अगर चारों सेम होगी तो भैया सिस ट्रांस होगा क्या? कभी नहीं होगा ना। तो Ma4 तो कभी नहीं देगा। और इसके बाद अगर तीन चीज सेम होगी, ए और ये लग जाए बी, तो भैया ऊपर देखो सेम है ना, तो ये सिस ट्रांस होगा क्या? तो Ma3 भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर Ma2B2 मतलब इस तरीके का हो, इस तरीके का Ma2B2 मतलब क्या है, MAAB और क्या हो, MABAB, तब भी तो सिस ट्रांस हो गया कि नहीं? तो लिखा हुआ है कि Ma2B2 दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे, सिस और ट्रांस। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ये डायग्राम बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। बनाना हो तो बना लो, नहीं बनाना तो कोई बात। एल की जगह बी लिख लो, तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है ना, ऐसे एक्स वाई ये सब याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, और कौन दे सकता है, तो यहाँ लिखा है Ma2BC। देखो बेटा सिस, देखो सिस, और देखो ये क्या Ma2B और C, और क्या हो सकता है AABC। तो देखो ऊपर लगी हुई दोनों चीज डिफरेंट है ना, नीचे लगी हुई दोनों चीज डिफरेंट है ना, तो ट्रांस हो गया। क्या हो गया? ट्रांस। तो ये सिस, ये ट्रांस। तो लिखा है कि Ma2BC भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन कौन सी? सिस और ट्रांस। लेकिन इसके बाद लिखा है MABCD। क्या लिखा है? MABCD। ये तो हो गया। हाँ ये लिखो, ये Ma2 ये कितना शो करेगा, लिख लो यहाँ पर 3। कितना लिखेगा? 3। ये लिखा है ना, यहाँ लिख लो ये कितना शो करेगा, 3। और एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड। यहाँ 2 लिखो, 2, 3 मत लिखो, 2 लिखो, 2 लिखो। मतलब यहाँ भी 2 ही है, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। यहाँ देखो MABCD, देखो ये देखो, देखते जाना। ये मान लो लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मजा आ जाएगी तुम लोग को। एक की पोजीशन फिक्स कर लो, आयोडीन की पोजीशन फिक्स कर लो। किसकी पोजीशन फिक्स कर लो? अब क्या करो, देखो क्या किया, फ्लोरीन को यहां ले आए, तो कलर चेंज करते जा रहा हूं। क्लोरीन को यहां ले आए, ब्रोमीन को यहां ले आए, और क्लोरीन को यहां ले आए। कुछ अलग बन गया ना, पहले वाले से तो बदल गया। फिर कुछ मत करो, फिर अब क्लोरीन को यहां ले आओ। किसको ले आओ? क्लोरीन को यहां ले आओ। तो भैया तुम्हारा फ्लोरीन यहां आ जाएगा, ब्रोमीन यहां आ जाएगा, और आयोडीन यहीं का यहीं रहेगा। तो 3 स्ट्रक्चर बन गए। फिर से दिखा दे रहे हैं। इसका नाम रखा फ्लोरीन, इसका नाम रखा क्लोरीन, इसका नाम रखा ब्रोमीन, और इसका नाम रखा आयोडीन। फ्लोरीन की जगह हर जगह फिक्स कर दी, देखते जाना। अब इसकी जगह पर ले आया मैं क्लोरीन, तो आयोडीन यहाँ खिसक गया और ब्रोमीन यहाँ आ गया। अब इसकी जगह ब्रोमीन यहाँ ले आए, तो क्लोरीन यहाँ खिसक गया और आयोडीन यहाँ आ गया। देखो चारों सेम है क्या? कुछ नहीं समझ में आया ना, तो ऐसे ऐसे देखो, क्लोरीन क्लोरीन, देखो जरा फ्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन आयोडीन। लेकिन अब कोई शैतान बच्चा है और वो मुझसे कहा सावंत ऐसा करो, सावंत ऐसा करो, फिर से एक बार घुमा दो। तो मैंने कहा चलो, आयोडीन यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। देखो ये दोनों सेम आ गए। तो कितने आइसोमर बनेंगे? 3। बात समझ में आ गई? लालच मत करिएगा। क्या मत करिएगा? हाँ लालच मत करिएगा। डोंट ट्राई टू बी ग्रीडी, वरना नुकसान हो जाएगा। 4 5 6 मैं तो खूब बनाऊंगा। एक ही क्वेश्चन आ रहा है, कई बार लिख ले। समझ में आ गया? तो ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, MABCD की जगह लिख सकते हो STLBRI। आगे एग्जांपल है भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अभी देखो सबका एग्जांपल भी है। अब इसके बाद देखो लिखा MAB2। ये देखो AA नहीं लिखा है, AA नहीं लिखा। AA का क्या मतलब है? बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल। लेकिन AB का मतलब क्या है? मतलब लिगेंड तो बाइडेंटेट है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, ग्लिसनेटो।
ऑक्सीलेटो नहीं हो सकता, इथेन 1,2 डाइमीन नहीं हो सकता, ग्लिसरेटो हो सकता है। तो लिखा है कि AB, तो लिखा है कि इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट। पहले लिख लो तो सबका डायग्राम बना दे, सबका एक एग्जांपल सिखा दे। बहुत बढ़िया चीज पढ़ा दी है। आ गया? तो एग्जाम के लिए पता है क्या याद रहना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन दे सकता है। MA4 नहीं दे सकता, MA3 भी नहीं देगा, MA2B2 देगा, MA2BC देगा, MABCD देगा और MAB का होल ट्वाइस देगा। हो गया नोट? चलो ये वाला एग्जांपल साइड में बना करके लिख लेना चाहिए, तुम लोगों का काम आता, क्योंकि तो याद करना एक अलग चीज है। ये देखो ये लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल पहले वाले का लिख दिया, Ma2B2 का एग्जांपल लिखा है। देखो सिस और ट्रांस, देखो क्या है, ये क्या लिखा है, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ए दो दो ए, ये बी, A2B2। तो ये देखो क्या हो गया, यहाँ पर ये सिस है और ये ट्रांस है। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो कैसे है, ऐसे है, ठीक है, नोट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल तो एग्जाम में लिखोगे कि नहीं लिखोगी, तब जल्दी लिखो। Ma2B2 वाला, अरे बाहर लिखो ना, पेज चेंज करो, बाहर लिखो Ma2B2 का। अब सबका एग्जाम्पल कहाँ उतरे लिख पाओगे, फटाफट लिखो सबका Ma2B2 लिखो। Ma2B2 एग्जाम्पल लिखो, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, 80 ट्रांस बना लो, समझ गए? डन, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बन गया। चलो अब अगला दूसरा एग्जांपल इसी का, ये देखो क्या है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, PDNH3 का होल ट्वाइस NO2 का होल ट्वाइस, ऐसे लिख सकते हो, खाली ये लिख दो, ये तो अब इतना तो अंडरस्टूड है कि इसी जैसा होगा, तो ये केवल एग्जांपल लिख लो, PDNH3 का होल ट्वाइस NO2 का होल ट्वाइस, PDNH3 का PDNH3 का होल ट्वाइस NO2 का होल ट्वाइस, ब्रैकेट बंद, एग्जांपल है इसी का, ठीक है, समझ गए? चलो इसी तरीके से देखो, pyridine, हाँ वो वाला एक और एग्जांपल है, वो छोड़ दो, जो हो गया बहुत हो गया। ये देखो क्या लिखा है, सिस ट्रांस, पीटी पीटी, देखो NH3 दो है, क्या है, A2 B और C, समझ में आ गया? तो क्या लिखा है, PTBrClNH3 का होल ट्वाइस, PTBrClNH3 का होल ट्वाइस। बनाओ एग्जांपल फटाफट, फटाफट बनाओ। Ma2BC, Ma2BC एग्जांपल लिखो, PTBrClNH3 का होल ट्वाइस। मैं पढ़ा दूं, आप लोग लिख लोगे बाद में? डन, चलो और एग्जांपल क्या हो सकता है, CuNH3 का होल ट्वाइस NO2 और Cl,
ठीक है, इसका भी सिस ट्रांस है। ओके, बस आप पहले सीख लीजिए। और क्या हो गया, पीटी पीवाई का होल ट्वाइस NH3 और Cl, तो इनका भी सिस और ट्रांस फॉर्म। चलो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, MABCD वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था, देखो PTBrClNH3 ठीक है, देखो चारों लगी हुई चीज डिफरेंट है, तीनों बना के दिखाया था ना। ठीक है, ठीक है, ये तीन एग्जांपल इसके भी आ गए। अब ये वाला देखो, MAB का होल ट्वाइस, MAB का होल ट्वाइस। कुछ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, कुछ है नहीं एकदम आसान है। ये देखो ग्लिसनेटो है ना, क्या मैंने ये बात बोली थी। ये देखो सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है, ऊपर नीचे सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, डिफरेंट है तो जरूर देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसी का एग्जांपल है ये, ठीक है। सिमेट्रिकल होता तो सिस ट्रांस नहीं देता। अब देखो मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर सब सेम, नीचे सब सेम, ऐसा भी तो हो सकता है ये वाला नीचे आ जाए ये वाला ऊपर चला जाए, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म है। देखो ये बना भी है, ए ऊपर बी बी, और ट्रांस वाला में देखो ए बी, देख लो सही है कि नहीं सही है, ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो ये नहीं कहेगा सर आप क्या पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ा दिया आपको, समझा दे रहे हैं एक एग्जाम्पल। अब बात आती है ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। ये बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगी तो सबको। ये लिखवा रहा हूं ताकि कम जगह में आ जाए, और उसके पीछे वाला सिखाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो MA6 वाला GI नहीं देगा, MA5B वाला भी नहीं देगा, और देना शुरू कौन करेगा, MA4B2, MA3B3, MABCDEF। बात समझ में आ गई। शुरू के दो नहीं देंगे, उसके बाद वाले सब देंगे। चलो तो देखो लिख लो पहले, मैं तो कहूंगा सबसे पहले यही लिख लो, कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर आपके पास जगह छोड़ के तकिया की जगह हो तो वही जगह लिख लेना, एग्जाम्पल भी लिखना है, पेज छोड़ करके लिखना। घर गए पता चल रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख दिए। तो कौन कौन नहीं शो करेगा, MA6 नहीं करेगा, MA5B नहीं शो करेगा, और कौन शो करेगा, MA4B2 शो करेगा, MA3B3 शो करेगा, MABCDEF शो करेगा। MA4B2 देखो, MA4B2 का एग्जांपल लिखने जा रहे हैं, देखना लिख लो, ये पूरा लिख डालो, जितना लिखा हुआ सब लिख डालो। हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया, आगे बढ़े।
ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये वाला एग्जांपल था क्या नेक्स्ट पेज पे? Ma3B3, ये देखो एक को कहते हैं मर, ठीक है, दिस इज मेरीडोनियल। मर का मतलब होता है मेरीडोनियल। और दूसरा है ये, दिस इज फेशियल। तो ये फेशियल शब्द आया कहाँ से और मेरीडोनियल शब्द कहाँ से आया, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। कि जैसे ये देखो, ये अज्यूम किया गया, कि भैया ये एक ही प्लेन में है, तो इसलिए शब्द आया मेरीडोनियल। पहले सिस आता था ना, यहाँ पर क्या यूज हुआ, मर। और दूसरा क्या है, ट्रांस की जगह फेशियल, क्या शब्द इस्तेमाल हुआ, फेशियल। तो ये एग्जाम स्पेसिफिक है, ये आपको आना ही चाहिए, ये एग्जाम में यही एग्जाम्पल ही आता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो फेशियल और मेरीडोनियल, तो नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट करिए, फेशियल और मेरीडोनियल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझिए एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो हो गया फेशियल और मेरीडोनियल। ये लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखो क्या लिखा हुआ है, MAA2 मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटिटी लिगेंड। देखो AA2 लिखा ना, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ग्लिसनेटो की या ऑक्सलेटो? ग्लिसनेटो क्या था, अनसिमेट्रिकल, ऑक्सलेटो क्या है, सिमेट्रिक। अरे ऑक्सलेटो क्या होता है, COO माइनस और COO, या फिर इथेन 1,2 डाई एमीन, सिमेट्रिकल ना, यही तो EN लिखा है, और क्या लिखा है, यही तो है EN। या ये क्या है, ग्लिसनेटो भी कह सकते हो, ऑक्सलेटो कह सकते हो। तो समझ में आया, किसकी बात कर रहे हैं, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, नोट कर लीजिए। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ पे हैं आप? हाँ, घर पे चले जाइए, मम्मी को दे दीजिएगा। अच्छा, जाइए, अच्छा जाइए। मेरा एक सर्टिफिकेट आया था, तो जो हमारे पोस्टमैन है घर के पास के, वही फोन किए थे कि हम आपके घर के पास में आ रहे हैं, कुछ खर्चा पानी दिला दीजिएगा। आ रहे हैं तो मतलब कुछ उनको, वो उनका काम नहीं है, वो हमारे ऊपर एहसान है कि वो लेके आ रहे हैं, ठीक है, कोई इसको भ्रष्टाचार नहीं बोलेगा। दैट इज वेरी स्वीट जेस्चर कि वो अपने तरफ से प्यार से मांग रहे हैं, ठीक है।
पहले सर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। चलो, हमारा जो कॉलेज है तो क्या होता है, हमारी जो यूनिवर्सिटी रही है, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हम लोगों की डिग्री बनने के बाद डिग्री पोस्ट होती है। तो वो जो अकाउंट्स वाले हैं वो बहुत बदमाश है, और नेचुरली या जो नॉर्मली क्या होना चाहिए, 3 महीने के अंदर डिग्री डिस्पैच कर देनी चाहिए, तो नहीं करते हैं। मोस्टली बच्चे बाहर बाहर के स्टेट के हैं, तो जब तक उनको पैसे नहीं दो तब तक वो काम नहीं करते हैं। तो एक बार अभी मेरे एक मित्र ने, मेरे मित्र वहीं के थे मतलब, तो उनके पापा पापा सीएमओ हैं, और वो उनके जीजा जो हैं वो बीजेपी में ही कोई अध्यक्ष हैं, हाँ, प्रदेश वो क्या होता है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष होते हैं, तो पता नहीं क्या क्या होता है। तो उन्होंने वो गए वहाँ, उन्होंने हंगामा क्रिएट कर दिया था। तो वो जो अकाउंटेंट था वो अटैच हो गया था हेड ऑफिस से। तो अब इस समय वो किसी से पैसे नहीं ले रहा है, मतलब पता चला हम लोगों को कि वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ गया, लेकिन अब वो पैसे नहीं मांगता है। तो कई बार क्या होता है कि एकदम भाई अच्छी खासी जॉब है, लेकिन वो सोचता है 1-2 हज़ार रुपये और मिल जाए। जैसे बाहर के बच्चे हैं, उनको डिग्री तो तुरंत चाहिए भाई, वो तो क्यों आएंगे। तो वो लोग कई बार 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। पता है डिग्री की कॉस्ट कितनी है? 101 रुपये। जो गवर्नमेंट की वो है डिग्री की इशू कराने के लिए 101 रुपीज़ है। और जो हम लोगों का लाइसेंस होता है, जिसको आप लोग कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, 201 रुपये का, मतलब 301 रुपये का टोटल बिल बनता है। और उसके अलावा एडिशनली उनको 1000-2000 जो जिससे जितना वो लूट ले, तो तब जा करके, तो ये सब तो बहुत होता है। अब इतने साल तुमने मेहनत करी तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि वो तुमको डिग्री तुरंत चाहिए। कौन 3 महीने का वेट करेगा? तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, ऑप्टिकल आइसोमर। तो आइसोमर दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। मैंने बहुत बार पढ़ा है, डेक्स्ट्रो लीवो बहुत बार पढ़ा है ना। तो क्या होता है कि लिखा हुआ है कि वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज कौन शो करते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं। पहले मैंने पढ़ा है एनेंशियोमर्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो एनेंशियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करते हैं। दिस इज स्टीरियो आइसोमर, मिरर और नॉन मिरर इमेज। ठीक है, दिस इज मिरर इमेज, और हमें क्या चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूंगा तो एकदम फिक्स हो जाएगा क्या? नहीं, मतलब दिस इज टोटली अ काइंड ऑफ पी, काइंड ऑफ। तो अगर तुम इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो ऐसे चाबी बन जाएगी, है ना। तो इमेज सुपर इम्पोज, अगर लेकिन अगर ए होता तो ए के ऊपर ए उठा करके रखते तो लग जाता ना। तो ये दिस इज सुपर इम्पोजिबल, और दिस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये है डेक्स्ट्रो फॉर्म, ये है लीवो फॉर्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये एग्जांपल है। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? चाइना। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है बेटा? तो ये इसकी डेंसिटी कितनी है? 2, और नंबर में नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 3। तो आंसर क्या आएगा? 6। क्या आएगा? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। जो तुम पढ़ रहे हो वही क्या है? एम ए का होल थ्राइस, यही है ना। पीछे वही तो एग्जाम्पल था। ये देखो क्या लिखा है, ए का होल ट्वाइस B2। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 6। ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो लिखा है, हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जगह अगर छोड़ के नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ। ओके,
ठीक है, पढ़ो। लिखा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स मस्ट फॉर्म इट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की बात हो रही है तो मतलब बात हो रही है कायरलिटी की। क्या हो रही है? कायरलिटी की। तो कह रहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 MAA3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज होने के लिए अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये क्या है? सिमेट्रिकल है। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा। ये एग्जांपल ही पीछे बना था। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। लिखा है MAA2B2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता था। सिस ट्रांस, तो इसका जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इसका जो ट्रांस फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कायरलिटी होनी चाहिए, और डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी इसका सिस फॉर्म शो करेगा, ट्रांसफॉर्म नहीं शो करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों बना हुआ है। ठीक है, सिस डेक्स्ट्रो सिस लीवो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कि 4 coordinating complexes having all 4 different ligands with tetrahedral geometry that is sp3। अभी तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले MABCD की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज नहीं शो करता था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता था, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। चलो, अब ये पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के। व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? तो कहेंगे चार्ज साइज रेशियो। क्या? चार्ज साइज रेशियो। तो व्हाट इज द चार्ज साइज रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल? दिस विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहाँ पर देखो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक लिखा हुआ है ना। देखो देखो लिखा हुआ है। अब मेरी एक बात बताना कि जैसे क्या है कि SC, देखो मैं बोल रहा हूँ SC TI V CR MN FE CU NI CU ZL, लेफ्ट से राइट जा रहा है। अरे भैया लेफ्ट से राइट जा रहा हो तो क्या होता है? SC TI V CR MN FE CU NI CU ZL, डी ब्लॉक एलिमेंट, 3D सीरीज। अब तुम खुद सोचो, किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। तो आयन है तो आयोनिक साइज घटेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। तो ये हम लोग ने बहुत पहले पढ़ा था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है? साइज घटता है। साइज घट रहा है और चार्ज सब पे सेम है। ऊपर वैल्यू वैल्यू सब जगह सेम है, x है नीचे, लेकिन नीचे वाली वैल्यू घट रही है। क्या हो रही है? तो ये वैल्यू बड़ी होती जा रही है कि छोटी होती जा रही है? ये मान लो 3 है, लिखा है 3/3, लिखा है 3/2, लिखा है तो 3/3 दैट इज 1, 3/2 दैट इज 1.5, लेकिन 3/1 3। तो अगर नीचे की वैल्यू घट रही है तो पूरी वैल्यू बढ़ रही है ना, 1, 1.5, 3। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ये वैल्यू घट रही है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? चार्ज साइज रेशियो बढ़ रहा है, तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ रही है। तो देखो ना, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। देखो यहाँ पर एक्सेप्शन है कुछ, जिंक। जिंक क्यों? जिंक के ऊपर एक्सेप्शन शो कर दिया, बताओ। तुम बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। तुम्हारे स्कूल में तो डी ब्लॉक हो गया होगा। तो जिंक कैसा डी ब्लॉक एलिमेंट है? ट्रांजिशन की नॉन ट्रांजिशन? नॉन ट्रांजिशन। जिंक बेटा 3D10। ट्रांजिशन कौन होता है? जिसके कम से कम
दो शेल इनकम्प्लीट हो, 4s मतलब 4 वाली भी इनकम्प्लीट है भाई, 4s2 हो गया, 4p 4d, और 3d थर्ड शेल पूरी कंप्लीट है, 3d10, तो केवल एक ही तो इनकम्प्लीट शेल हुई, चौथी। ट्रांजिशन होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम दो। तो देखो ना, अगर मैं स्कैंडियम की बात करता हूँ 3d1, तो थर्ड शेल कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ना भाई, 3d1 है, अभी 9 और दोगे तब कंप्लीट होगी। और इधर 4s2 है, तो भाई 4s2 है तो 4p तो जीरो है ना, 4d तो जीरो है ना, तो इनकम्प्लीट हुई ना, तो कम से कम दो शेल, तो वो क्या हो गई, ट्रांजिशन। बात समझ में आई, बैठ जाओ। क्या बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट तो बहुत बेसिक है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, 10th में भी पढ़ा होगा ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। चलो नोट कर लीजिए, पीछे वाला भी नहीं नोट किया है। अब मेरा मन नहीं कर रहा, तुम लोग नहीं बता पाते हो तो बता दे रहे हैं, लिखो, आज लिखो नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी ना, क्योंकि चार्ज तो उतना ही है लेकिन साइज बदल रहा है, साइज बढ़ रहा है। अब अगला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन। चिलेशन क्या होता है, व्हाट इज चिलेशन, क्या होता है चिलेशन, रिंग, क्या, रिंग, रिंग बना रहा है, तो कौन से कॉम्प्लेक्स रिंग बना देते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रेदर देन मोनोडेंटेट लिगेंड वाले से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की स्टेबिलिटी, ये वैल्यू दी जाएगी। व्हाट इज के स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही लिखा हुआ। चलो चलो ये क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, ma6 का 10 की पावर -3, mb6 का 10 की पावर 7, mc6 का 10 की पावर 3 और md6 का 10 की पावर 0.3। तो भैया बेटा बच्चा पवन खड़े हो जाओ, इसमें से कौन, ये नीट का क्वेश्चन है, कौन सा जेई मेंस में आया था, तो पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया, फिर कई साल बाद ये नीट में क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री का जो सबसे टफ क्वेश्चन होगा वो जेई मेंस का क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। तो अगर जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जिसको लगता है कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना चाहिए, तो नीट के प्रीवियस ईयर के साथ साथ जेई मेंस की केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर खरीद लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, एडवांस की मत पढ़िए, मेंस की पढ़िए, और जो मॉड्यूल जिनके पास है उसमें तो ऑलरेडी है। बताओ, अरे मेरे बेटे जरा देखो तुम्हारी नोट्स में अभी क्या मैंने बताया, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट ना, ये ना। तो बेटा इसमें कौन सी वैल्यू तुमको बड़ी दिख रही है, जो वैल्यू बड़ी होगी वही ज्यादा स्टेबल होगा। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है 10 की पावर 7 सबसे बड़ी वैल्यू है, मैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बना सकता हूँ, 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1। चलो बैठ जाओ, क्या बच्चे कह रहे ऐसे कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो नहीं करता, तुम ही बता दो, कम से कम तुम्हें खुशी हो गया है, चौथा मंगा देंगे। पहला, अरे MA4 नहीं देता था, कौन चार बोला था, उनको चार सुनाई दिया, तो चौथा कैसे बोल सकता, भगा दूंगा। अब ये देखो MA2 B2 भी नहीं दे रहा। अच्छा एग्जिबिट लिखा है, कौन देगा क्वेश्चन में पूछा कौन देगा, अच्छा कौन नहीं देगा तो सही तो बताया है भाई, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, तो कौन नहीं, ये देखो यही गलती, ये भी गलती होती है, पता है एक बात याद रखना, ये बहुत गलतियां होंगी कि एग्जिबिट या नॉन एग्जिबिट, तो जब भी क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे मार्क कर लेना ताकि तुमसे इस जैसी गलती रिपीट ना हो। हालांकि मैंने नहीं वाला सही बताया था, लेकिन क्वेश्चन में सही वाला पूछा कौन देगा, ठीक है।
तो गलती हो जाएगी, ये वाली गलती बहुत होती है। कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछिएगा तो उसको बॉक्स बनाएंगे, ज्यादा चालू मत बनिएगा, नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, मैं बहुत विद्वान हूँ, हम गलती कर सकते हैं, तुम कैसे नहीं कर सकते, और नहीं देगा। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि एग्जिबिट क्या है, एग्जिबिट कौन देगा, तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे 1 2 3 4 देगा, 2 2 4 देगा, ठीक है। अरे वाह, बहुत बेहतरीन टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक टॉपिक और खत्म हुआ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, and consider the metal ligand bond to the ionic arising purely from the electrostatic interaction between metal ion and the ligand। चलो यहाँ समझते हैं, ये कल बोलो, मतलब चैप्टर खत्म है, ये इतना ही है चैप्टर, दिस इज यही यही चैप्टर का एंड हो जाएगा, कुछ है नहीं, मतलब बचा नहीं है। कल भी तो ऐसा लगना चाहिए कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, कल पढ़ाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक यू।